दोस्तों स्वागत है आप सभी का। द हिंदू न्यूज़पेपर के टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। इसकी कुछ हेडलाइन इस तरह से थी, हाउ जीन थेरेपी कुड क्योर कैंसर। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई, Cas9। अब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज यूपीएससी ने इस टॉपिक पे आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा है। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन सभी टॉपिक को कवर करने की। अब 2018 के प्रीलिम्स में देखिए, वन ऑफ द ऑप्शन में Cas9 के बारे में बात की गई है। आपको मैच बताना है कि कौन सा करेक्टली है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर सही क्या है। अब देखिए, एक चीज़ है, आप बहुत कम मात्रा में इसका आंसर करते हैं तो अगली बारी से मैं इन क्वेश्चंस को ऐड नहीं करूंगा। अगर आप आंसर करेंगे तभी तो फायदा है ना, आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी। तो कोशिश कीजिए कि आप चाहे वीडियो को देखने के बाद कमेंट करें, बट कमेंट जरूर करें। अब 2019 में भी यूपीएससी ने सेम टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा। पहले आपको ऑप्शन में दे रखा था, बट नेक्स्ट टाइम इसके बारे में फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया कि Cas9 प्रोटीन है क्या। अब इसका भी जवाब आपको कहां देना है? कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं दिया तो अगली बारी से भूल जाओ कि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अपने आप ढूंढते रहना। फिर नाउ अगर बात की जाए प्रीलिम्स में, तो डायरेक्ट इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, बट मेंस में डायरेक्टली इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब इस मेथड के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा है। बट एज सच बायोटेक के बारे में आपसे यूपीएससी ने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं। 2021 में पूछा है, 19 में पूछा है, 18 में पूछा है और 17 में पूछा है। मतलब अगर आप पिछले 4-5 सालों में देखें तो यूपीएससी का फोकस है इस टॉपिक पे, तो दैट्स वाई ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक बार जान लेते हैं कि क्या कंटेक्स्ट था इस पूरे आर्टिकल का। देखिए, यूके की एक बच्ची थी 13 साल की। यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है। उसको कैंसर था, ब्लड कैंसर। अब इस ब्लड कैंसर में क्या होता है कि उसके ऊपर कीमोथेरेपी भी असर नहीं करती है और ना ही रेडिएशन थेरेपी। आप सभी ने शायद पढ़ा हो कि बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। इन व्हाइट ब्लड सेल में एक सेल होता है टी सेल। अब ये टी सेल क्या करता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बट कई बार ये रोग हो जाता है। रोग इन द सेंस कि ये भैया अपनी ही बॉडी को डैमेज करने लग जाता है। मतलब पहले एंजाइम्स वगैरह जो फॉरेन पार्टिकल्स थे उनके ऊपर तो अटैक करता था, बट अब खुद की बॉडी के ऊपर भी इंपैक्ट करने लग गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी की जो हालत होती है वो बद से बदतर होती जाती है, क्योंकि और बीमारियां यहां पर घेरने लग जाती हैं। क्योंकि खुद के सेल्स को ही डैमेज कर रहा है, तो इसके बाद बॉडी सर्वाइव करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब यहां आपको पता होगा जीन्स के अंदर 4 बेसिस होते हैं। एक होता है ए एडेनाइन, जी फॉर ग्यूनाइन, सी फॉर साइटोसिन एंड टी फॉर थाइमाइन। अब ये जो 4 आपके बेसिस है, इनकी इंटरट्विंग के कारण आप जीन्स की फॉर्मेशन देखते हैं। अब कई बार इनकी अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, मतलब मिस अरेंजमेंट हो जाती है, और इसी के कारण बॉडी के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। और इसको अगर फिक्स करना हो तो आपको जीन एडिटिंग जैसी टेक्नोलॉजी का या मेथड का सहारा लेना पड़ता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही किया गया है कि इस मिस अरेंजमेंट को रीअरेंज करने के लिए इसको यानी Cas9 टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ इन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, इसके कितने टाइप हैं, देन बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से वेरियस सेक्टर्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, फिर हम जीन एडिटिंग के बारे में बात करेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में किस तरह से और कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसे हैंडल करती है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर इंडिया में क्यों ज़रूरत है बायोटेक्नोलॉजी की इतनी, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर चैलेंजेस क्या है इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जिन भी बच्चों को लगता है कि उन्हें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, स्टार्ट करनी है, और उन्हें एक फाउंडेशन चाहिए, एक बेस चाहिए, तो उनके लिए यहां पर मैं लेके आया हूं एनसीईआरटी प्रोग्राम। अब ये 150 आवर्स का आपका लाइव सेशंस रहेंगे, मतलब हर दिन आपके 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का सेशन रहेगा लाइव। सैटरडेज को आपकी स्पेशल क्लासेस रहती हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग की हो सकती है, न्यूज़पेपर रीडिंग की हो सकती है, करंट अफेयर बेस्ड जो आपके आंसर्स हैं उनको कैसे हैंडल करें, इनके बारे में आपका लाइक सैटरडे को क्लास रहेगी। देन वीकली जो है आपका एमसीक्यूज का टेस्ट होता है ऑन संडे, और इसमें जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आइए अब जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लिविंग प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं, या आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके।
अब उदाहरण के तौर पे आपने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा। अब बीटी कॉटन आने से पहले कॉटन के अंदर बहुत सा कीड़ा लग जाता था, जिसके कारण कॉटन की प्रोडक्शन कम हो जाती थी। अब यहां पर क्या किया गया कि भैया एक एंजाइम इसके अंदर ऐड किया गया, मतलब इस कॉटन के जीन्स के अंदर थोड़े चेंजेस किए गए, और जिसके कारण अब इसमें कीड़ा कम लगता है पहले की तुलना में। तो ये जो प्रोसेस है जैसे बीटी कॉटन बनाने का, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, और इससे ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा तो पैसा आएगा। अब किसानों के पास पैसा आएगा तो इकॉनमी बूस्ट करती है उससे। अब ये तो आपको पता है ना कि लाइक आपके घर में पैसा आएगा तो आप चीज़ें खरीदेंगे। अब जब चीज़ें खरीदेंगे तो उससे इकॉनमी के अंदर अच्छा इम्पैक्ट जाता है। अब यही बायोटेक्नोलॉजी आपकी अलग अलग टाइप की हो सकती है बेस्ड अपॉन सोर्स। जैसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मरीन और एक्वेटिक एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। देन ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे पर्टिकुलरली बीटी कॉटन, आपने मस्टर्ड्स के बारे में अभी रिसेंटली सुना होगा। देन रेड बायोटेक्नोलॉजी हम मेडिकल साइंस के लिए यूज करते हैं, एंड वाइट बायोटेक्नोलॉजी हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो इन टोटल जैसे इथेनॉल के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो इसमें आ जाएगा। तो इन टोटल अगर हम बात करते हैं तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। अब इसके बाद आप इसका प्रिंसिपल समझ लीजिए, बेसिक वर्किंग समझ लीजिए, ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए। अब जैसे यहां पर ये आपको वेक्टर दिख रहा होगा। अब ये वेक्टर का पूरा स्ट्रक्चर है। जैसे अब मैं चाहता हूं पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे मैं कुछ चेंजेस करूं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि एक मैंने कहीं से पर्टिकुलरली एक स्ट्रेन लिया, जैसे जिस भी मैं चीज को ऐड करना चाहता हूं, मतलब किसी डीएनए को अगर मैं ऐड करना चाहता हूं, फॉरेन डीएनए को, कि मैं चाहता हूं पर्टिकुलरली ये खूबी एक प्लांट में आ जाए। जैसे बीटी कॉटन में हमने बग से रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं डेवलप किया, तो इस तरह की कोई क्वालिटी आ जाए किसी प्लांट में, किसी एनिमल में, तो उसके लिए जहां से वो आप क्वालिटी इसमें ऐड करना चाहते हैं उस फॉरेन डीएनए को लेंगे आप और इसको ऐड कर देंगे वेक्टर डीएनए में, और ये ट्रांसफॉर्म होके लाइक एज आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और जिसे हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, या कई बार जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जीएमओ या एलएमओ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी का कौन सा कन्वेंशन है? यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, और उसकी शुरुआत कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अब सवालों के जवाब आपने देने हैं, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं आप। वैसे तो मैं भी आपको बता देता, बट स्टिल मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। यहां पर आपने अर्थ समिट के बारे में सुना होगा, तो उसमें से 3 आपकी कन्वेंशंस निकल के आई थी, उसमें से एक ये है। देन नेक्स्ट इज कौन कौन से सेक्टर्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो? देखो, बायो फार्मा में तो कर ही सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कोविड वायरस आया था, कोविड की दवाइयां डेवलप करने में इसका इस्तेमाल हुआ है। देन आप सर्विसेज सेक्टर में R&D में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई नई मेडिसिन वगैरह बनानी है, या कोई नया आपने प्लांट स्ट्रक्चर बनाना है या प्लांट बनाना है, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। सेम एग्रीकल्चर में भी जैसे जीएम क्रॉप्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या बायो फोर्टिफिकेशन में आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने शायद गोल्डन राइस के बारे में सुना होगा। गोल्डन राइस क्या है? देखिए, राइस के अंदर जब हम बीटा कैरोटीन को ऐड कर देते हैं जिससे विटामिन ए मिलता है, तो इसको हम कह देते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, मतलब वो एडिशनल चीज हमने ऐड की है उसके अंदर। देन इसी तरह से बायो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर आप यूज करते हैं इन्हें पेपर, पल्प और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। एंड लास्ट वन इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब ये क्या होता है? जैसे बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है और स्टैटिक्स है। जब आप इन तीनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, मतलब एक ये कह लीजिए कि ये जो बीच वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब जहां पर स्टैट्स भी हैं, बायोलॉजी भी है एंड कंप्यूटर साइंस भी है। इन सबको मिला के जो बनता है दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जहां पर इन तीनों के एप्लीकेशंस को एक साथ यूटिलाइज करते हैं हम। आइए सबसे पहले जान लेते हैं जीन एडिटिंग के बारे में। अब देखिए, जीन एडिटिंग होता क्या है? मान लीजिए ये एक आपका डीएनए स्ट्रैंड है। अब यहां पर आपका वो जो मैंने बेसिस बताए थे AGT, ये यहां पर अरेंज किए गए हैं चारों। अब ये जो चारों अरेंज किए गए हैं, इसमें क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब कई बार ये इंफॉर्मेशन कॉपी करते हुए, जैसे ऐसा होता है ना, फोटोकॉपी मशीन देखी होगी आपने, वो फोटोकॉपी मशीन में कई बार एरर आ जाता है, तो ऐसे साइड में लाइंस नहीं आ जाती ब्लैक ब्लैक। अब इसी तरह से ये जब क्रोमोसोम्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं,
मतलब सेक्स क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं, वो कॉपी करके लेके जाता है डाटा फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड। अब जब वो जीन्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, कई बार इसमें एरर आ जाता है, तो यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केसेस में हम यूज करते हैं इसको मैनिपुलेट करने के लिए, इसे कहा जाता है जीन एडिटिंग। मतलब आप मान लीजिए यहां पर पर्टिकुलर इस एरिया में कोई डिफेक्ट आ गया है जीन्स के अंदर, तो इसको एडिट करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं दैट इज जीन एडिटिंग। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जेनेटिक मटेरियल को, मतलब डीएनए के किसी भी पार्ट को आप डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी नया इंसर्ट कर सकते हैं। तो कई बार जब आप देखते हैं ना कि जैसे आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में सुना होगा, जीम क्रॉप्स, खासकर बीटी कॉटन, तो यहां पर हमने कुछ चीजें ऐड की हैं, एडिशनल डाली हैं पहले के मुकाबले, ताकि ये रेजिस्टेंस शो करे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो इससे कई बार क्रॉप्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाती है। कई बार आप देखते हैं कि कई जानवरों में इस चीज को प्रैक्टिस किया जाता है सो दैट उनकी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, या जो मीट मिलता है उनसे वो बेटर क्वालिटी का हो जाए। और कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो लाइक दिस प्रोसेस गोज लाइक दिस। अब इसके बारे में जो हम बात कर रहे थे, Cas9 या CRISPR-9 जो टेक्नोलॉजी है या मेथड है, ये एक तरह की जेनेटिक सीजर है। मतलब जैसे आप कैंची से कुछ चीजों को काटते हैं ना, तो वो काम डीएनए को काटने का जो है वो करता है Cas9 प्रोटीन। ये मतलब कट करके पेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं जेनेटिक सीक्वेंस को। अब इसकी जो डिस्कवरी है Cas9 की, इसके लिए श्रेय जाता है 2020 के नोबेल प्राइज विनर इमैनुअल और जेनिफर को। अब इन्होंने जो ये डिस्कवरी की है, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफी क्रुशियल हो सकती है। अब देखिए, जो क्रिस्पर है वो बेसिकली गाइड करता है आपको पर्टिकुलरली कौन से जीन्स के ऊपर जाके कटिंग करनी है, और कटिंग का काम जो है वो कौन करता है, Cas9। तो इस चीज को आप दिमाग में बिठा लेना कि क्रिस्पर का क्या काम है और कैस का क्या काम है। देन जीन एडिटिंग के अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब जैसे अगर आप टारगेटेड ड्रग्स बनाना चाहते हैं, मतलब जैसे आपने यहाँ पर देखा ना, कैंसर के क्योर के लिए इसको यूज किया गया है। पर्टिकुलरली आप किसी पर्सन के अंदर कोई बीमारी है, उसके क्योर के लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए एक पर्सन है, उसके अंदर लाइक शुगर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और वो बाकियों से थोड़ा अलग केस है, तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को भी यहां पर टारगेट कर सकते हैं। देन हम आगे चलकर बायोफ्यूल्स को इस्तेमाल करने की बात करते हैं इंडिया के अंदर। तो उन बायोफ्यूल्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, मतलब फार्म लैंड में आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो, तो उसके लिए भी जीन एडिटिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उससे बायोफ्यूल ज़्यादा बनेगा, और अगर बायोफ्यूल ज़्यादा बनेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए अच्छा है। देन डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे सिर्फ डिजीज के नहीं, आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज भी बहुत तेजी से हो रहा है, तो इस क्लाइमेट चेंज के लिए भी आप क्रॉप को पहले से तैयार करना चाहते हैं, मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी ये हेल्प कर सकता है। बट इसके साथ बहुत से पॉजिटिव तो आपने देखे, कुछ नेगेटिव भी, जैसे एथिकल कंसर्न्स हैं कुछ। अब इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके चाइना में एक साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 बच्चे थे, उनके जीन्स को ऑल्टर कर दिया। अब ऑल्टर करते हुए उसने उन्हें HIV के खिलाफ रेजिस्टेंट बना दिया, बट सेम टाइम पे उन्हें कुछ और बीमारियों के लिए वनरेबल बना दिया। तो कई बार ऐसी टेक्नोलॉजी का अगर हम बेधड़क इस्तेमाल करेंगे तो भैया कल को आपको वुल्वरिन जैसे इंसान भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। अभी तक तो हम मूवीज में देखते हैं ना म्यूटेंट्स, तो म्यूटेंट्स की कहानियां सच हो जाएंगी। उसके अलावा सेफ्टी भी एक इशू है। मान लो आपने काटना कुछ था, मान लो आपने ये वाला स्ट्रेन काटना था, बट गलती से ये वाला स्ट्रेन कट गया, टेक्निकल एरर हो गया, या आप कह लीजिए ह्यूमन एरर हो गया, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम रहती है। मतलब इतनी सेफ टेक्नोलॉजी नहीं है, इन द सेंस कि ह्यूमन एरर की फिर भी प्रॉबेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। लास्ट चीज यहाँ पे, दैट इज इंडिया के अंदर अभी भी इसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाए गए हैं, तो अभी भी इंडिया में इसका इस्तेमाल करना काफी खतरनाक हो सकता है और इलीगल भी है। तो आप इन चैलेंजेस को ध्यान में रखना, बिकॉज समटाइम यूपीएससी कैन आस्क यू अबाउट दिस। अगर इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया था 1986 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर आता है। अब इसके अंडर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल को बनाया गया था, ताकि हम इंडिया के अंदर रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ा सकें।
अब देखिए पर्टिकुलरली इंडिया की बात की जाए तो इंडिया टॉप 12 डेस्टिनेशंस में आता है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा खासा आप हिस्सा देखते हैं। मतलब अगर हम बात करें ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का, तो यहां पर इंडिया ग्लोबल लेवल पे 3% को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ठीक ठाक शेयर है, बट इसे और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है अगर हम R&D को इंप्रूव करें। अब भारत को रिक्वायरमेंट क्यों है? देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो काफ़ी कम है। तो उसको अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं, मतलब फार्मर्स को पॉवर्टी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए फार्म्स की प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना होगा। अगर फार्म्स की प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगी तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो फार्मर्स पॉवर्टी से बाहर आ गए, प्लस इसके साथ साथ आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं इंडिया की इंप्रूव हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ों में बेनिफिट कर सकता है। प्लस फूड सिक्योरिटी के साथ साथ इंडिया में हिडन हंगर को भी कम करने में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको कहा ना, गोल्डन राइस में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? विटामिन ए के एक्सट्रैक्ट का। तो इंडिया में विटामिन ए की कमी के कारण बहुत से बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम हम कम कर सकते हैं। अब ऐसे कोई और विटामिन या मिनरल्स हो जिसकी रिक्वायरमेंट होती हो बच्चों को, तो हम उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो फोर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हेल्प कर सकता है ये। देन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इंडिया को इम्पैक्ट ज़्यादा करने वाला है। अब जैसे आप जानते होंगे कि ये जैसे इंडिया है और ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये सारा जो एरिया है आपका, ये रेन शेडो एरिया है जो पेनिसुलर पार्ट है। अब यहाँ पर रेनफॉल और ज़्यादा इरेटिक हो जाएगा अगर क्लाइमेट चेंज होता है। और ज़्यादातर यहाँ के जो किसान हैं दे आर मॉनसून डिपेंडेंट। आपको पता ही होगा कि भारत के अंदर मेजॉरिटी जो किसान हैं वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी खेती बाड़ी के लिए। तो यहाँ पर उसको रोकने में कहीं ना कहीं ये हेल्प कर सकता है, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम ड्रॉट रेजिस्टेंट जीन्स को ऐड कर सकते हैं इन प्लांट्स के अंदर, इन क्रॉप्स के अंदर, जिससे बेनिफिट मिल सकता है। देन डिजीज को हराने के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कोविड के लिए भी तो इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ना, बायोटेक्नोलॉजी का। तो इन टेक्नोलॉजी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भविष्य के लिए भी आप दवाइयाँ तो बना ही सकते हैं, बट उसके अलावा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आप डिजीज देख रहे हैं उनके खिलाफ भी हम इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं, उनको भी हरा सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल सिर्फ ड्रग्स की मदद से तो हम उन्हें हरा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी कि कैसे हम इस चीज को और बेटर कर सकें। देन बायो एनर्जी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रोडक्शन लेवल को अगर हम फार्म्स के इंक्रीज करते हैं, खासकर उन क्रॉप्स के जिससे हम बायोफ्यूल्स को जनरेट करें, चाहे इथेनॉल हो या चाहे बायोडीजल हो, तो अगर उसका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज कर दे, पर एकड़ उनकी यील्ड को इंप्रूव कर दे, तो इससे बहुत हेल्प हो सकती है इंडिया के बीओपी क्राइसिस को रोकने में। क्योंकि हम ज़्यादातर तो जो तेल है वो इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से। इसके अलावा इंडिया में जो मेडिसिन हैं वो काफ़ी नंबर्स में डेवलप की जाती है। जिसे आप सभी को पता होगा, अफ्रीका में हम लार्ज नंबर में मेडिसिन को सप्लाई करते हैं। तो इस तरह की अगर हम रिसर्च वगैरह कंडक्ट करते हैं जिससे और बेहतर तरीके से ड्रग्स वगैरह को डेवलप कर सके, तो दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। इंडिया में एक और प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास लाइफ स्टॉक तो बहुत है, बट उसकी प्रोडक्शन लेवल बहुत कम है। मतलब प्रोडक्शन लेवल इन द सेंस कि जो दूध देती है वो जर्सी के मुकाबले बहुत कम है। जर्सी एक काव है आपकी जो विदेशों में देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि अपनी काउस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। प्लस उनमें जो बीमारियाँ होती हैं, या आप ये देखते हैं कि किसी चीज़ की वैक्सीनेशन अफोर्डेबल नहीं है, तो उसके लिए भी आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर उनके लिए ड्रग्स अफोर्डेबल बन सके, प्लस उनको डिजीज़ टाइम पे डायग्नोस्ट करके उनको डिजीज़ फ्री किया जा सके, ताकि उनका प्रोडक्शन लेवल जो है, मिल्क प्रोडक्शन लेवल, वो इंक्रीज हो सके। देन बायो रेमेडिएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑयल जैपर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ऑयल जैपर क्या है? यहाँ पर ये एक कॉकटेल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एरिया में जहाँ पर ऑयल पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इसी के पार्ट के अंदर आ जाता है। देन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल आपको शायद पता हो, प्लूरीपोटेंट सेल है जिससे आप डिफरेंट ऑर्गन्स बना सकते हैं। तो उसको यूज करके जो रीजनरेटिव मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं, मतलब इस स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू, तो उसमें भी ये हेल्प कर सकता है। देखिए मान लीजिए ये स्टेम सेल है, जैसे एम्ब्रिकल कॉर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, वो प्लूरीपोटेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट मतलब वो एक उससे सेल से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स भी बना सकते हैं। मतलब आप लीवर के सेल बना सकते हैं, ब्लड के बना सकते हैं, नर्व के बना सकते हैं, अलग अलग सेल्स बना सकते हैं।
तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि इन सेल्स की डेवलपमेंट के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आप भविष्य में बच्चों को जो बीमारियां होने वाली हैं उनके लिए क्योर ढूंढ सकते हैं। प्लस आप एक स्टैंडर्डाइज या आप कह सकते हैं कि एक पर्सन ओरिएंटेड आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। जैसे मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे कि एक बच्ची थी जिसे यूके में ब्लड कैंसर हुआ। अब अगर इसका हमारे पास स्टेम सेल होता तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके कहीं ना कहीं ब्लड सेल्स यहाँ पर जनरेट कर सकते थे, जिससे बीमारी ठीक हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मेथड हो सकता है, तो इसमें भी यूज़ किया जा सकता है। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इंडिया में रिसर्च के अंदर हम पैसा बहुत कम यूज़ करते हैं। जैसे 1% भी नहीं है, 0.67% का एक्सपेंडिचर करते हैं हम R&D के ऊपर, और ये बहुत कम है। यूएसए, जापान और चाइना इससे कहीं ज़्यादा करती है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो रजीम है इंडिया के अंदर, जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती नहीं है। और ये भी एक कारण है कि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही है। तीसरा मेजर कारण है कि इंडिया के अंदर अभी इतने इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं हैं जिससे हम इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में ले जा सकें। मतलब कि कमर्शियली वाइबल नहीं है ये अभी। आप काफ़ी कॉस्टली है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं इससे पैसा जनरेट करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो इस वजह से भी इंडिया में अभी थोड़ा इस टेक्नोलॉजी का चलन इतना नहीं है। देन लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे आप में से कईयों के ब्रदर या सिस्टर्स की शादी हुई होगी रिसेंट टाइम में। अब उनके जो बच्चे होते हैं उस टाइम एक टेक्नोलॉजी आती है, अलग अलग कंपनीज इसे प्रोवाइड करती है, जिसमें स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया जाता है। स्टेम सेल्स में खासकर एम्बिलिकल कॉर्ड को, और उसे 21 साल 75 साल के लिए प्रिजर्व किया जाता है। अगर इसे प्रिजर्व करते हैं तो भविष्य में काफ़ी सारी बीमारियों के लिए ये इलाज का काम कर सकती है। तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ है। देन इसमें इतना क्वालिटी ऑफ जॉब नहीं मिलता है, तो लोग इसलिए भी इस सेक्टर से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया हो। एंड जो भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सो दैट मैं कमेंट करके आपके इन डाउट्स का आंसर दे सकूं। अब यहाँ लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। देखिए, इंडिया में चीज़ों को प्रमोट करने में हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये भी है कि गवर्नमेंट वक्त रहते ही कुछ बेटर वे में कुछ पॉलिसीज़ वगैरह लेके आए, सो दैट इंडिया में भी बायोटेक्नोलॉजी को हम प्रमोट कर सकें। अगर हम इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं तो भविष्य में बहुत से बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं सभी को, नॉट केवल इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज है काफ़ी चीप है। तो इससे हम मेडिकल टूरिज्म को भी बूस्ट कर सकते हैं अगर इंडिया में ये टेक्नोलॉजी के ऊपर हम वर्क करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।